इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ पर भी कहीं पर हैं, किसी भी देश के नागरिक हैं, किसी भी गांव के शहर के नागरिक हैं, आपकी भी समस्या है, मेरी भी समस्या है, सबकी समस्या है। हर स्तर पर समस्या होती है, हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर अलग अलग समस्या होती हैं, समस्या सभी को होती हैं। तो ये समस्या जो होती हैं क्यों होती हैं? समस्या इसलिए होती है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि एक शब्द है स्कैरसिटी, जैसा भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्कैरसिटी जो है, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज जैसा भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, ये समस्या जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये लिख रखा है हमने, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है डिफरेंस, यानी चीज़ों की दुर्लभता, साधनों की दुर्लभता जो है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मेरी आपकी सबकी है इस समस्या। ठीक है, आवर नीड्स, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो हमेशा ही ज़्यादा रहती हैं, ऑलवेज रेस अहेड ऑफ आवर मीन्स, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमेशा ही हमारे साधनों के मुकाबले ज़्यादा रहती हैं। अगर हम कहें कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो ये गलत नहीं हुआ। ठीक है, हमेशा ही जो है ना डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर दिखाया गया है पहले पॉइंट के अंदर, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, आवर नीड्स ऑलवेज रेस अहेड ऑफ आवर मीन्स। मीन्स मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, यानी हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है हमेशा ही ज़्यादा रहती है। आपके पास में भी देखो माय फ्रेंड्स, ज़रूरतें जो हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो कम होते हैं। आप हैप्पी बर्थडे के टाइम पर, जन्मदिन के टाइम पर मम्मी पापा से पार्टी के लिए पैसा ले लेते हैं, और पैसे का यूज़ करने के लिए आपके पास में काफ़ी आइडियाज़ आ सकते हैं। मार्केट में जब जाते हैं तो आपको मार्केट में देखने को मिलता है, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप लेने के लिए काफ़ी इच्छुक हो जाते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास में जो पैसे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, यानी रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, साधनों के मुकाबले जो हैं हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन जो है ना कम होते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है हमारा डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशंस क्या कहती है इकोनॉमिक्स की? इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर that focus on the rational management of the scarce resources in a manner such that our economics gains are maximized at the micro as well as the macro levels। तो माइक्रो स्तर के ऊपर और मैक्रो स्तर के ऊपर हम अपने संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम अधिकतम गेन्स प्राप्त कर सकें, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, इस बात का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इकोनॉमी क्या होती है। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं माय डिफरेंस। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी वैसे बात करें तो भारत भी अपने आप में एक इकोनॉमी है। ठीक है, पाकिस्तान में भी अपना जो पड़ोसी देश है वो भी इकोनॉमी है, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सब कुछ जितने भी देश हैं सारे क्या हैं, इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक क्या देती है अपने को? इकोनॉमिक इज ए सिस्टम, इकोनॉमिक एक सिस्टम है which provide pupils means to work and earn their living। तो इकोनॉमी में क्या होता है माय डिफरेंस? लोग होते हैं, लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलाने के लिए उनके पास में भी वही समस्या आती है, स्कैरसिटी की, दुर्लभता की, उनके पास में भी ये समस्या रहती है। किसी भी देश की बात करें सब में यही होता है, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, साधनों की दुर्लभता जो है हर देश के अंदर मिलती है, हर गाँव के अंदर, हर व्यक्ति के पास मिलती है। बड़ा इकोनॉमिक इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में माय डिफरेंस अंतर है। इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस में शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि धन का अध्ययन। हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर यही अध्ययन करते हैं कि हम हमारे धन का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं ताकि उससे अधिक हम लोग लाभ कमा सकें। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग अर्थ का अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से धन कमाया जाए, किस प्रकार से उसको यूज़ किया जाए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी यही है। इकोनॉमिक्स में भी गृहस्थ प्रबंध की बात करती है कि एक गृहस्थ जो है
अपने साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करता है जिससे वो अधिकतम लाभ कमा सकता है। तो इकोनॉमिक्स कहें या फिर अर्थशास्त्र कहें, इसके अंदर बात सिर्फ यही की जाती है कि वह किस प्रकार से अपने कम से कम संसाधनों का प्रयोग करता है जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इकोनॉमिक्स कहें या फिर अर्थशास्त्र कहें, बात एक ही है। इसके अंदर हम लोग इसी बात का अध्ययन करते हैं कि हम अपने कम से कम संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम लोग अधिकतम लाभ कमा सकें। कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर बाय डिफरेंस पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके पास में भी यही समस्या आती है, साधन दुर्लभ होते हैं। उन दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि वो अधिकतम से अधिकतम लाभ कमा सकें, ये समस्या उसके पास भी आती है। तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक में बाय डिफरेंस 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है पूरे विश्व के अंदर। एक होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण होते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या गुण होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में माय डिफरेंस जो हमारी संपत्ति होती है, हमारी जो पूंजी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि समाजवादी के अंदर निजी स्वामित्व नहीं होता। अगर इसकी बात करें, समाजवादी की बात करें, तो समाजवादी में निजी स्वामित्व नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की प्रधानता रहती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की प्रधानता नहीं रहती। ठीक है, इसमें सिर्फ समाज का ही स्वामित्व रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय में असमानता मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय में असमानता मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वर्ग संघर्ष भी रहता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आय में असमानता नहीं रहती, सबको बराबर बराबर दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हस्तक्षेप रहित स्वचालित आर्थिक क्रिया रहती है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का पूरा इंटरफेयर होता है, हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक लाभ की प्रधानता रहती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की प्रधानता रहती है। तो अंतर आपको समझ में आ गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर सरकार का अधिकार रहता है। सरकार करती है डिस्ट्रीब्यूशंस, सरकार करती है वितरण। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति होते हैं वही वितरण करते हैं, किसको कितना देना है वही सोचते हैं। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही जो है ना अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में माय डिफरेंस दोनों का ही मिला जुला रूप हो रहा है। उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसके गुण भी होते हैं और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके गुण भी होते हैं। दोनों का ही एक मिक्सअप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों के गुण जो इसके अंदर विद्यमान होते हैं। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रोडक्शंस होता है, जब प्रोडक्शंस होता है, उत्पादन होता है, तो उसको मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है। वहाँ से जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यूज़ करते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशंस होता है। तो ये 3 प्रोसेस रहते हैं, प्रोडक्शंस, कंजप्शंस और कैपिटल फॉर्मेशंस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है स्कैरसिटी को डिस्कस किया है, दुर्लभता को डिस्कस किया है। आवर नीड्स ऑलवेज रेस अहेड ऑफ आवर मीन्स, ये बात हमने डिस्कस की है। यानी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई रहती है, चीज़ों की दुर्लभता रहती है, साधनों की दुर्लभता रहती है। इस कारण से हमारे पास में एक समस्या आती है, जिस समस्या को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो क्या रहती है, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfactions of unlimited human wants out of limited resources having alternate uses। एक तो ये है कि स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेस है, साधनों की दुर्लभता होती है। साधन हमेशा ही दुर्लभ रहते हैं, कम रहते हैं, हमारी ज़रूरतों के मुकाबले साधन हमेशा ही कम रहते हैं। इसको हमने बोला साधनों की दुर्लभता। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेस। साथ साथ में एक समस्या और है, हमारी जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। अनलिमिटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास में साइकिल है, साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल मिल जाती है। साइकिल मिलने के बाद में आपको एहसास होता है कि आपको बाइक की ज़रूरत है।
बाइक मिलने के बाद में भी आपको बाद में एहसास होता है कि आपको तो बाइक की नहीं बल्कि गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी के बाद में आप लोग घर की ज़रूरत करते हैं, महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी जो वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, ठीक है। ये अनलिमिटेड होती हैं। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो दुर्लभ होते हैं। यानी हमारी जो वांट्स हैं, जो वो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं ना, उनके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ होते हैं। यानी एक संसाधन अपने पास में है, उस एक संसाधन को हम लोग एक से अधिक तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि उस संसाधन को हम लोग कहाँ पर यूज़ करें ताकि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके पास में दूध है, दूध से आप लोग क्या कर सकते हैं, दूध से आप लोग चाय बना सकते हैं, दूध से आप लोग दही बना सकते हैं, दूध को आप लोग बच्चे को पिला सकते हैं, दूध से आप लोग पनीर बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी उसके यूज हैं, काफ़ी यूज हैं। संसाधन अपने पास में एक ही है, लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास में यहाँ पर समस्या आती है, वो आती है चॉइस की। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूज। यानी एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, एक चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग एक से अधिक तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी कारण से हमारे पास में चॉइस की समस्या आती है कि हमारे पास में जो संसाधन है उसको हम लोग कहाँ पर यूज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त कर सकें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसके अंदर क्या समस्या आ रही है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या समस्या आ रही है। जो प्रोड्यूसर जो है उसके पास में समस्या आ रही है कि क्या पैदा करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करें। तो समस्या आ रही है यहाँ पर चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करें, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करें। तो तीन प्रकार की समस्या अलग अलग खड़ी हो जाती है यहाँ पर किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास में। व्हाट टू प्रोड्यूस में देखता है कि कैपिटल गुड्स बनाऊँ या प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाऊँ, कैपिटल इंसेंटिव बनाऊँ या लेबर इंसेंटिव बनाऊँ, ठीक है, या रिच लोगों के लिए बनाऊँ या फिर पुअर लोगों के लिए बनाऊँ। यहाँ पर चॉइस की समस्या आ जाती है। माय डिफरेंस, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पर चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समस्या आती है, ये समस्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बनाऊँ, आपने गाड़ी लेनी है, मार्केट के अंदर जाते हो, कौन सी गाड़ी लूँ, फोर्ड की लूँ, मारुति की लूँ, सुजुकी की लूँ, कौन सी लूँ। तरह तरह की मार्केट में मतलब जो है ना गाड़ियाँ हैं। आपके दिल में, दिमाग में ये क्वेश्चन खड़ा होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को लेकर के। तो ये समस्या आती है, क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेस, साधनों की दुर्लभता। चाहते तो हम सभी को हैं, लेकिन एक का चयन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि साधन दुर्लभ है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। रैगनर फ्रीस ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। सबसे पहले रैगनर फ्रीस ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक कर दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कर दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग विशेष फर्म का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर यानी एक की बात कर रहा है। विशेष परिवार की बात क्या कि मतलब कोई विशेष परिवार, पार्टिकुलर बात कर रहा है, इंडिविजुअल बात कर रहा है। व्यक्तिगत कीमतों यानी किसी एक की बात कर रहा है। मजदूरी किसी एक की बात कर रहा है। आय किसी एक की बात कर रहा है। यानी व्यक्तिगत उद्यमों, विशेष वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल्स का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत फर्मों की बात आए, व्यक्तिगत परिवारों की बात आए, व्यक्तिगत कीमतों की, मजदूरी की, आय की, व्यक्तिगत उद्यमों या विशेष वस्तुओं का, इसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैक्रो की बात करते हैं यानी समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र माय डियर फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जो अर्थशास्त्र के कुल औसतों का, किसका करता है, कुल औसतों का अध्ययन करता है और कुल समूहों का अध्ययन करता है। कुल औसतों और कुल समूहों का अध्ययन करता है, जिसके अंदर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के मुकाबले मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है, यानी अध्ययन का। तो ये तो डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर बोल्डिंग ने बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी। ठीक है, पहला पॉइंट, माइक्रो में इंडिविजुअल्स का अध्ययन करता है और मैक्रो में समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो निर्धारण तत्व होता है वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का निर्धारण तत्व क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? वो कीमत होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारण तत्व जो होता है वो आय होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? कीमत तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत। मान्यताओं की बात करें तो मान्यताएं क्या होती हैं? अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में रोजगार तो पूर्ण है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता, यानी पूर्ण रोजगार तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उचित नहीं है, वितरण जो है उचित नहीं है। जबकि समष्टि शास्त्र में क्या होता है? साधनों में वितरण उचित होता है परंतु पूर्ण रोजगार नहीं होता। तो अभी हमने बात जो की है वो की है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस और उसका अंतर। अब दोनों में जो स्कोप रहता है वो क्या रहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्राइस थ्योरी का। किन किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है, ये प्राइस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे। वस्तु व साधन कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, ये भी इसी के अंदर आएगा, प्राइस थ्योरी के अंदर। यानी प्राइस थ्योरी का अध्ययन हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद में मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी जो है यानी सिद्धांत जो है वो भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वस्तु और साधन का कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो वो होता है माय डियर फ्रेंड्स मांग और पूर्ति के द्वारा। जहाँ पर मांग और पूर्ति जो है आपस में कट करती है वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। तो वो सारे मॉडल जो हैं हम लोग मांग और पूर्ति का सिद्धांत यानी जो हमारे सिद्धांत हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। साधनों का इष्टतम प्रयोग, हमारे पास में जो संसाधन हैं, कम से कम संसाधन है, हमने ये तो बात कर ही ली है। तो कम से कम संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम लोग अधिकतम लाभ कमा सकें। उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतम लाभ कमा सके, उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार से प्राप्त कर सके, उत्पादक जो होता है वो किस प्रकार से अधिकतम लाभ कमा सके। इस बात का अध्ययन जो है हम लोग इसी के अंदर करेंगे, यानी साधनों का इष्टतम प्रयोग करना हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं। तो साधनों का इष्टतम प्रयोग के अंदर, साधनों का इष्टतम प्रयोग माय डियर फ्रेंड्स उस समय होता है जब उत्पादक को अधिकतम लाभ मिलेगा और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो इस बात का अध्ययन भी हम लोग यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे, साधनों का इष्टतम प्रयोग किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है हमारा आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण कैसे होगा? वितरण जो है ना इस प्रकार से हो कि समाज को अधिकतम संतुष्टि या फिर अधिकतम लाभ मिले, तो वो अच्छा वितरण माना जाएगा। जैसा हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर वितरण पर पूंजीवादी लोगों का अधिकार रहता है, तो उसके अंदर अच्छा वितरण नहीं रहता। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे आर्थिक कल्याण की बात करेंगे, तो उस आर्थिक कल्याण कैसे होगा? आर्थिक कल्याण तब होगा जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही होगा। यानी इसके अंदर हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि वितरण जो है ना इस प्रकार से हो कि समाज को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इससे संबंधित जो सिद्धांत है वो भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है जो हमने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर साइड में ही है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। इसके अंदर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या रहेगा, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या रहेंगी, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मुद्रा का सिद्धांत जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मुद्रा का सिद्धांत के अंदर मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं, मुद्रा का सिद्धांत, इन सब का अध्ययन हम लोग यहाँ पर किसके अंदर करेंगे? मैक्रो के अंदर करेंगे। और सामान्य कीमत सत्र का अध्ययन भी हम यहाँ पर करेंगे, वह उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। ठीक है, मतलब सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करेंगे और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति क्या है, विस्फीति क्या है, उसका अध्ययन करेंगे।
और उसके बाद में आर्थिक विकास का सिद्धांत, यानी आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और विकास की विधियाँ और नीतियों का अध्ययन इसी के अंदर पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत वो भी हमारा मैक्रो के अंदर पढ़ा जाएगा। और व्यापार चक्कर, ट्रेड साइकिल जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा माइक्रो का क्षेत्र क्या है और मैक्रो का क्षेत्र क्या है। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रो डिस्कस किया है। इकोनॉमिक्स क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, इसमें स्कैरसिटी क्या है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या हैं, दुर्लभता, उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, ये डिस्कस किया है। अभी तक हमने लेसन शुरू नहीं किया है, सिंपल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, इकोनॉमिक्स का परिचय डिस्कस किया है, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास हमारी रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू जो चैनल के ऊपर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।